this is Thursday 20th of August 2020 क्लास 10th की सोशल स्टडी की वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं हम। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, चैप्टर को शॉर्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले फिल योर नेम, फिल योर क्लास टीचर नेम। उसके बाद हम देख लेते हैं आज हमको पढ़ना क्या है। आज हमको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 3 क्षेत्र होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के, जहाँ पे हमने प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रक पढ़े थे। तो आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। वर्कशीट 19 में हमने देखा था कि देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक में काम करते हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान काफ़ी कम है। लगभग कितना है? 15% है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये पढ़ाया भी था कि जो प्राथमिक क्षेत्र है वहाँ पे केवल 15% जाता है हमारे जीडीपी में, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय इनकम में। जबकि द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रक का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 85% है। 85% कहाँ से आता है? द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक से आता है। लेकिन ये क्षेत्रक आधे लोगों को ही रोजगार प्रदान करते हैं। तो एक चीज़ बच्चों ये समझो कि प्राथमिक क्षेत्र, जहाँ हम जीडीपी अपने देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन केवल 15% दे रहे हैं, लेकिन देश की आधी जनसंख्या कहाँ लगी है? खेती में, यानी किसान में लगी है, किसानी में लगी है। और जो सेकेंडरी और टर्सरी है, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक है, यानी सेवा क्षेत्रक, उद्योग क्षेत्रक, वहाँ पे 85% जाता है हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन वहाँ लोगों के पास जॉब नहीं है, आधे लोगों को ही जॉब मिलता है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर समस्या या गंभीर स्थिति बनी हुई है। अल्प बेरोजगारी क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक लोग एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था एक खेत में 4 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन 8 लोग काम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? अल्प बेरोजगारी होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिलता, और कुछ लोग ऐसे हैं, मान लीजिए कुछ लोग हैं दूसरों के खेतों पे काम करते हैं, उनके पास अपने खेत नहीं है और दूसरों ने भी कुछ समस्या के कारण उन्हें अपने खेतों में काम पे नहीं रखा, तो उनको साल में कुछ महीनों के लिए भी काम नहीं मिलेगा, तो वो पूर्णतः बेरोजगार रहेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति को देखते हुए हमें देश में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। इसलिए ये चाहिए कि हम नए रोजगार उत्पन्न करें, जिससे हमारे देश में पहली बात तो जो प्राथमिक क्षेत्रक है वहाँ पे स्थिति सुधरे और द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में रोजगार बढ़े। अब इसको शॉर्ट में एक टेबल में समझाया हुआ है चार्ट में, इस चार्ट को देख लेते हैं। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, मतलब और ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए देखो 2 तरीके बताए हुए हैं। एक तो है कि छोटी अवधि के लिए, यानी अगर आप शॉर्टकट सोचना चाहते हैं कि थोड़े टाइम में क्या करें कि अच्छा हो जाए, और दूसरा है दीर्घकालिक, लंबे समय में क्या क्या करें कि ये सारी स्थितियाँ सुधरें। तो सबसे पहले छोटे अवधि की बात करते हैं। तो छोटी अवधि में क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005, ऐसी योजनाएं शुरू की जाएं। ठीक है, ये मनरेगा के नाम से जानी जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। ठीक है, इसके जैसी और भी योजनाएं बनाई जाएं। अब इस योजना में क्या था? 2005 में ये योजना लाई गई थी, और इसमें ये था कि इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है। मतलब सरकार 100 दिन का रोजगार देती है श्रमिकों को। आप सोचिए, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 100 दिन मतलब लगभग 3 महीने का काम देती है सरकार, और बोलती है कि हर किसी को कम से कम 3 महीने का श्रमिक को काम मिलना चाहिए। और अगर उन्हें काम नहीं उपलब्ध करा पाते तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलता है, यानी जितनी उनकी मजदूरी दिहाड़ी है वो उनको दी जाएगी अगर काम नहीं उपलब्ध करा पाते तो। इसके अलावा अपने गाँव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्य दिया जाता है। मतलब जो कार्य दिया जाता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो या किसी प्रकार का श्रमिक का जो काम है, वो निवास स्थान के आसपास गांव कस्बे में ही दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि शहर से बाहर या गांव से बाहर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सृजित। और जो ये योजना बनाई गई, इसमें ये कहा गया कि इसमें महिलाओं के लिए भी
रोजगार सुरक्षित किया जाएगा 1/3, यानी कि अगर 100 सीटें हैं रोजगार के लिए, तो उसमें 33 किसके लिए होंगी, फीमेल्स के लिए होंगी, महिला मजदूरों के लिए होंगी। और इसके अलावा इसमें और एक और बात कही गई कि गरीबों में भी अति गरीब को रोजगार, यानी कि भाई जो गरीबों में भी अति गरीब, आप देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिनके अपने खेत होते हैं और कुछ हैं जिनके पास अपने कोई खेत ही नहीं है, वो दूसरों के खेतों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर उनको दूसरों के खेतों पे काम नहीं मिला तो वो क्या करेंगे, उनके पास तो खाने के लिए भी नहीं होगा। तो गरीबों में भी जो गरीब हैं उनको पहले अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि दीर्घकालिक उपाय क्या हैं। ये तो हमने शॉर्ट टर्म में पढ़ लिए। अब बेटा देखो, दीर्घकालिक में यानी आप लंबे टाइम का चाहते हैं कि सालों बाद अच्छा हो, तो उसके लिए क्या है, कृषि सुविधाओं में सुधार, यानी जो हमारी खेती की टेक्निक्स हैं उसमें हमें सुधार करना चाहिए। कैसे सुधार किया जाएगा, हम नए तरह के बीज इस्तेमाल करें, ठीक है, कम भूमि में ज़्यादा फसल उगा पाएँ। आपको पता है कि तरह तरह का विज्ञान आ चुका है, तो हम कम भूमि में ज़्यादा फसल उगा पाएँ। सस्ती दर पर कृषि ऋण, मतलब कि हम कम ब्याज दर पर कर्ज दे पाए किसानों को। इससे क्या होगा कि किसान क्या है, वो अपने लिए भी उगा पाएगा चीज़ें, और वो जैसे उपकरण है किसान को वो खरीद सकता है। इसके साथ में ही वो ऐसी चीज़ें भी उगा पाएगा जो कमर्शियल हो, मतलब जिसका व्यापार किया जा सके। तो इससे दोनों का लाभ होगा, देश का भी और साथ में उस किसान का भी। इसके अलावा अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना। आपको पता है कि गांव के आसपास क्या होते हैं, कारखाने नहीं होते, जिसकी वजह से मजदूरों को शहरों की ओर जाना पड़ता है। तो अगर ऐसी जगह जो गांव और शहर के बीच में पड़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उद्योग स्थापित किए जाएं, कारखाने लगाए जाएं, फैक्ट्रियाँ लगाई जाएं, ठीक है, छोटी मोटी, जिनसे धुआं या पॉल्यूशन ना होता हो। और वहाँ पे क्या होगा, विकास होगा, लोग वहीं पे काम मिल जाएगा, शहरों की ओर नहीं जाएंगे। और अगर वहाँ पे वहाँ पे कहीं फैक्ट्री लगती है, कारखाना लगता है, तो आसपास अपने आप डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, और भी चीज़ें, बाजार बन जाएंगे, लोगों को काम मिलने लगेगा। विद्यालय कॉलेज की स्थापना करना, इससे क्या होगा, विद्यालय और कॉलेज बनते हैं और छोटे एरिया में भी बनते हैं, तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे। और एक बार आप एजुकेशन को बढ़ाते हैं, शिक्षित को बढ़ाते हैं, तो वो धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट भी अपने आप जनरेट होने लगता है, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर, क्योंकि आपको पता है जो स्वस्थ समाज है वो ही आगे कुछ कर सकता है। अगर बहुत सारे बच्चे बीमारी से मर जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है और महिलाएं स्वस्थ नहीं है, तो क्या काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को ही बेहतर बनाया जाए। इसके बाद रोजगार सृजन अपने आप अच्छे तरीके से होने लगेगा। तो ये कंप्लीट बच्चों क्या था हमारे पास, ये कंप्लीट हमारा पूरा चैप्टर था। अब हम फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं इन चारों के आंसर आपको रिटर्न में आप दिखाने वाली हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना 2005 की विशेषताएं की व्याख्या कीजिए। ये जो योजना है इसकी क्या विशेषताएं हैं ये बताइए, कहा गया है। सेकंड में है अतिरिक्त रोजगार सृजन के दीर्घकालीन उपायों की व्याख्या कीजिए, कि अतिरिक्त रोजगार जो करना है दीर्घकालिक लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसकी व्याख्या कीजिए। शॉर्ट टाइम में तो मनरेगा है, लॉन्ग टाइम में क्या है वो बताइए। हमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है कि हम ज़्यादा रोजगार एम्प्लॉयमेंट लाएं, ऐसा क्या कारण है। और चौथा है रोजगार सृजन के कुछ अन्य तरीकों को सुझाइए। आपके दिमाग में जो भी तरीके हो जिससे हम रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं वो आपको लिखने हैं। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की विशेषताएं बताइए, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर आपका ये है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, जिसे आप मनरेगा कहते हैं, की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नंबर 1, इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, ठीक है, 100 दिनों का कम से कम सरकार रोजगार देगी। रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कार्यस्थल निवास स्थान के आसपास ही उपलब्ध होगा, जो अपना कार्य का जगह होगी, यानी चाहे निर्माण कार्य या कोई पौधे लगाने का कोई भी जो कार्य दिया जाएगा आपके आसपास गांव और कस्बे में ही दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है बाहर दिया जाएगा। इस योजना में 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है। इसको 1/3 करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में 1/3 करके भी लिख सकते हैं कि इस योजना में 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और चाहे तो मैं आंसर को कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, कमेंट बॉक्स से आप कॉपी करके लिख सकते हैं या फिर यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद नोट डाउन कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 था कि अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के लिए दीर्घकाल में आप क्या कर सकते हैं, यानी लॉन्ग टाइम में आप क्या कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, अतिरिक्त रोजगार सृजन के दीर्घकालिक उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं। निम्नलिखित में क्या क्या हो सकते हैं? सस्ती दर पर कृषि ऋण। तो सस्ती दर पर कृषि ऋण देंगे तो उससे क्या लाभ होगा? सस्ती दर पर कृषि ऋण से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होने से किसान कृषि उपकरण के साथ साथ व्यापारिक कृषि करने में सक्षम होंगे। यानी जो किसान हैं वो उपकरण भी खरीद सकते हैं और साथ में ही वो क्या कर सकते हैं? व्यापारिक कृषि, मतलब ऐसी चीज जिसको हम विदेशों में भेज सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गन्ना ज़्यादा उगाओ तो उससे चीनी बनेगी और चीनी आपको पता है कि हम सप्लाई कर सकते हैं, गुड़ सप्लाई कर सकते हैं। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, तो इससे क्या होगा? आसपास के छोटे मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना से शिक्षा का प्रसार होगा, फलस्वरूप द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में रोजगार में भागीदारी बढ़ेगी। अगर आप क्या करेंगे? एजुकेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? जो हमारे द्वितीय और तृतीय क्षेत्र है इसमें लोगों को ज़्यादा काम मिलेगा। ठीक है, लोग इसमें नौकरियां ज़्यादा पास आएंगे, केवल खेती पे निर्भर नहीं रहेंगे क्योंकि हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, क्योंकि अगर सब स्वस्थ रहेंगे तभी तो अच्छे से काम करेंगे। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, तो ये दीर्घकालिक उपाय हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं हम नेक्स्ट आंसर की तरफ। क्वेश्चन हमारा थर्ड था कि सकल, आपसे पूछा गया था कि किस तरीके से आप बताइए कि क्या कारण है। तो सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 15% है तथा देश की आधे से अधिक संख्या इस क्षेत्र में लगी है। वहीं द्वितीय व तृतीय क्षेत्र का योगदान 85% है, परंतु इसमें केवल आधे लोगों को ही रोजगार मिल पाता है। ऐसे में कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। इन कारणों से हमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने की आवश्यकता है। आपसे पूछा था कि रोजगार सृजन करने की आवश्यकता क्यों है, तो क्यों है? क्योंकि हम द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार बढ़ा सकें और प्राथमिक क्षेत्र में जो अल्प बेरोजगारी की समस्या है उसको कम कर सकें। इन कारणों से हमें अधिक रोजगार सृजन करने की आवश्यकता है। अब क्वेश्चन 4 क्या था? रोजगार सृजन के अन्य उपाय बताइए कि आपके दिमाग में जो भी उपाय हैं वो। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे, इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी पॉइंट हो तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रोजगार सृजन के अन्य उपाय में पर्यटन को बढ़ावा। पर्यटन मतलब होता है कि जो बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए उसको बढ़ावा देना। उससे क्या होगा? अगर हम इस किसी भी जगह को अच्छा सुंदर बनाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा लोग भ्रमण के लिए आएंगे, घूमने के लिए आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे तो वो क्या करेंगे? यहीं पे चीज़ें खरीदेंगे, मार्केट जाएंगे, खाएंगे, स्टे करेंगे। तो उससे क्या होगा? हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा। ठीक है, और लोगों को रोज़गार मिलेगा क्योंकि जो वहाँ पे मार्केट लगाएंगे उनको काम मिलेगा, जो वहाँ पे खाने के लिए चीज़ें देंगे उनको काम मिलेगा। ठीक है, होटल्स बनाएंगे। तो इस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने से नए रोजगार बनते हैं। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगर हम अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं, ठीक है, हमारे देश में, तो केवल हमारे देश नहीं दूसरे देशों से भी लोग इलाज कराने हमारे यहाँ आएंगे और इलाज कराने आएंगे तो उससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, और पैसे भी बाहर से आएंगे। इसके अलावा हस्तशिल्प को बढ़ावा। हस्तशिल्प क्या होता है? जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि भारत में तो आपको पता है सांस्कृतिक देश है और भारत में हस्तशिल्प का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए बल्कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो इससे क्या होगा? छोटे छोटे गांव और कस्बे हैं वहाँ पे भी लोगों को काम मिलेगा और हैंडमेड चीज़ों का प्रमोशन करना चाहिए। इसके अलावा तकनीक क्षेत्र को बढ़ावा। तकनीक क्षेत्र यानी टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें तकनीक क्षेत्र को भी बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि हम तकनीक में बढ़ावा देंगे, टेक्नोलॉजी में बढ़ावा देंगे तो वहाँ से भी लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा और हम नए भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस आंसर को भी लगा दीजिए। और इसके अलावा मैं आंसर को कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। आपको कैसा लगा मुझे बताएं और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू सो मच बच्चों।